आज के इस नेशनल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है इसमें मैंने महत्वपूर्ण 2 वक्ताओं को आपके इच्छा अनुसार ही इस कार्यक्रम में बुलाया है। और सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी प्राचार्या को कहूंगी कि वो आए और अपने विचार प्रकट करें, जिसके उपरांत हम अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। मैम आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर चंदा सागर, आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और आप यहाँ मीटिंग भी करा रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कॉलेज की तरफ से और सारे स्टूडेंट्स को भी। मैं मिस प्रीति मोंगा जो हमारे साथ ज्वाइन की है और संगीता जी जो ज्वाइन किए हैं, दोनों को मैं वेलकम करना चाहती हूँ मिरांडा हाउस के तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सैटरडे बहुत एक इम्पोर्टेंट डे होता है, लोग अपना काम करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम दिया और मुझे लगता है कि ये समय है कि हम नए चैलेंजेस के बारे में सोचें एंड नए चैलेंजेस नहीं, नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में। Challenges are ways to opportunities and who better to tell us that than our students here. और बहुत अच्छा काम इवन थ्रू आउट जो ये समय हुआ है कोविड के समय, ऑनलाइन जुड़ के बहुत सारा काम एनेबलिंग सोसाइटी ने किया है। और मैंने इस बार जो वर्चुअल फाउंडर्स डे था उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था चंदा, हमारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर सागर ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी भी है। इस बार अगर आप हमें कुछ recommendations दे through this meeting, both of you who are here are esteemed speakers, we would like to take it forward with the college. So if you feel that there is something we can do as a college, because we have many, we try but we still have not done everything, there is so much more to do. और अगर आप कहें किस तरह से आगे बढ़े, कैसे हमारे स्टूडेंट्स को स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक तो किस तरह से जो रिसोर्सेस है हम स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए, क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स है। Secondly, accessibility now is not just about physical spaces because online spaces की भी है। तीसरा जो चीज है वो कि प्लेसमेंट पे हम बात करें कि आगे जाके हम किस तरह से एक हब बनाएं जहां हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए भी एक स्पेस बन पाए। तो ये 3 में बने like certain points that I want you to deliberate upon. So I will be around, but I might need to step out क्योंकि एडमिशन की लिस्ट आज जाने वाली है तो मेरे सिग्नेचर्स और ये सब जरूरी है। लेकिन मैं जरूर रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी सुनूंगी एंड आई विल स्टे इन टच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद विजयलक्ष्मी नंदा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो 3 पॉइंट कहे हैं उस पे हम हमारे स्पीकर भी सोचेंगे और मैं भी सोचूंगी और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं इस यूनिट में कुछ अच्छा कर सकूं। मैं सबसे पहले अपनी प्राचार्या को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि इस यूनिट को मैं रन करूं। सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए 1 साल पहले तक, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इनकी बदौलत मैंने इस यूनिट में रहते हुए बहुत सारी चीजें सीखी जो मेरे जीवन में आगे काम आएंगी, जिससे मैं पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। लेकिन मुझे जो मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम विजयलक्ष्मी नंदा जी ने किया या उन्होंने महसूस किया, हालांकि जब दे रही थी तो उन्हीं के सामने बहुत सारे लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था। तो मैं सबसे पहले मैम आपको बधाई दूंगी कि इस कॉन्फिडेंस के लिए केवल आप जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत बधाई मैम। इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की हमारी पहली जो वक्ता है वो है डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी। डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी को बुलाने से पहले उनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी बिहार के छोटे से कस्बे में जन्मी डॉक्टर संगीता अग्रवाल बचपन से ही असाधारण प्रतिभा की धनी रही हैं। संगीता जी ने 1980 में सीबीएसई में मानवीकरण में 10वां स्थान प्राप्त कर अपने कस्बे का नाम रोशन किया। इसके पश्चात 1983 में जानकी देवी मेमोरियल से बीए संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्रथम स्थान प्राप्त की, जिसके लिए संगीता जी को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। 1986 में दौलत राम कॉलेज से स्नातकोत्तर संस्कृत में प्रथम स्थान प्राप्त कर डॉक्टर सी डी
देशमुख मेमोरियल गोल्ड मेडल डॉक्टर आर वेंकटरामन से के हाथों से प्राप्त कर सबको गौरवान्वित किया। संगीता जी ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी प्राप्त किया। संगीता जी अपनी प्रतिभा के बल पर विश्वविद्यालय में पीएचडी डिग्री हासिल करने वाली प्रथम दृष्टिबाधित महिला शोधार्थी बनी। 1993 में संगीता जी ने शुभम नामक संस्था की स्थापना की, जिसकी वे सेक्रेटरी हैं। शुभम 1994 से बिहार में दृष्टि बाधित एवं अन्य विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत संस्था है। डॉक्टर संगीता 1996 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त हुई। पिछले 24 वर्षों से लगातार लंगत सिंह महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अपनी अकादमिक यात्रा के दौरान डॉक्टर संगीता ने अपने प्रयासों से 2014 में अपने कॉलेज को नेट में ए ग्रेड दिलवाने में सफलता प्राप्त की। संगीता जी 3 दिसंबर 2019 में रोल मॉडल कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई। ऐसी संगीता जी का हमारे एनेबलिंग यूनिट के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप आए और अपने विचारों से हमारे सारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। संगीता जी, आपका स्वागत है। अस्तु। इस अंतर्जालीय संगोष्ठी के आयोजनकर्तागण, इस एनेबलिंग यूनिट के अधिकारीगण, मिरांडा कॉलेज की प्राचार्य महोदया, उपस्थित महानुभाव एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले मैं चंदा सागर जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने बहुत सुग्रथित और सुसंयोजित शब्दावली के द्वारा मेरे सामान्य परिचय को भी बहुत सुंदर रूप प्रदान किया। इस एनेबलिंग यूनिट के कार्यक्रम में भाग लेते समय मेरे मन में विचार आ रहा था कि हमारे साथ जो युवा बच्चे जुड़े हैं, उन्होंने अपना होश संभाला 2G डाटा के युग में, अर्थात संचार के उस युग में जब सब ओर से संचार की बहुत सारी सुविधाएं बहुत तीव्र गति से हम सब के पास पहुंच रही हैं। हमें से आप जो युवा, आज के जो युवा हैं, उनमें से बहुत लोगों ने तो मुझे लगता है कि भारी भरकम टेलीविजन सेट्स और ये लैंडलाइन फोन्स को भी नहीं देखा होगा। आज के इस युग में इतना सहज और सरल हो गया है ज्ञान प्राप्त करना कि आप अपनी उंगलियों के स्पर्श मात्र से किसी भी क्षेत्र के ज्ञान को, किसी भी विषय के ज्ञान को उसकी समग्रता के साथ और शीघ्रातिशीघ्र सब ओर से विश्व में कहीं भी उस विषय पर यदि शोध इत्यादि हो रहा है तो उसे आप अपने मोबाइल पर उतार सकते हैं। और अब तो 5G डेटा आने से उसे आप तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप उस डेटा को अपने लिए ले सकते हैं। इसलिए इस युग में हमारे युवा आज हैं। यदि हम बात करते हैं नौकरियों और रोजगार के अवसरों की, तो जहां आज से 2
क्या था कि जब हमारे युवा नौकरी के योग्य होते थे तो उनके पास 5-6 विकल्प ही मौजूद होते थे, या तो वो चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, शिक्षक, व्यापारी, या फिर कोई भी किसी सरकारी पद पर अधिकारी या क्लर्क इत्यादि के पद पर वो कार्यरत कर होते थे। इसके अतिरिक्त कोई और व्यवसाय समझ में नहीं आता था। लेकिन इसके विपरीत आज सैकड़ों व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं हमारे को, और बहुत आकर्षक रीति से वे अपने बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं। हमारे युवा जो भी कार्य करना चाहें वे उस कार्य को अपने लिए चुनते हैं, और केवल इसी अवसर पर नहीं, केवल विश्वविद्यालय स्तर पर आने के बाद नहीं, बल्कि बहुत पहले से हमारे युवा इतने जागरूक हैं कि अपने जीवन के बारे में वो निर्णय कर लेते हैं और उसकी तैयारी करने के लिए अपने अपने आप को वे समर्पित कर देते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। और यदि किसी कारणवश वे नहीं भी कोई अच्छी नौकरी नहीं भी पा पाते हैं, तो आज प्रत्येक युवा के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अवसर है कि वो स्वयं जर्नलिस्ट बन जाए। जिसके पास कैमरा है वो जर्नलिस्ट है, जिसके पास मोबाइल है वो यूट्यूब पर अगर उसकी कोई दक्षता है तो अपनी कला का वो प्रदर्शन करके बहुत से लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इस तरह की है। इसलिए हमारे लिए आज के युग में आवश्यक है कि हम अपने अंदर योग्यता को विकसित करें। योग्यता मिल जाने के बाद यदि योग्यता आपने किसी एक क्षेत्र में प्राप्त कर ली है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए किसी भी प्रकार से नौकरी पा लेना किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। आज की ये संगोष्ठी हमारे दिव्यांग बंधुओं एनेबलिंग यूनिट के द्वारा विशेष रूप से आयोजित की गई है, और मैं समझती हूँ कि बहुत से हमारे दिव्यांग युवा साथी भी इस संगोष्ठी में सम्मिलित होंगे। बात यह होती है कि यद्यपि चुनौतियां तो सबके समक्ष हैं, सभी युवाओं के समक्ष हैं, क्योंकि पहले यद्यपि नौकरियां कम होती थी, कम अवसर होते थे, लेकिन शिक्षा भी बहुत कम लोगों तक ही पहुंची थी, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी कम होती थी। लेकिन आज एक मजदूर भी अपने बच्चे को, यानी एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे से आगे पढ़ाई करे, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत से अनपढ़ लोगों के, जो कि श्रमजीवी लोग हैं, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रहे हैं। तो स्पर्धा तो बढ़ी है, और स्पर्धा के बढ़ने से चुनौतियां भी सबके समक्ष आज विद्यमान है। किंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कुछ अतिरिक्त चुनौतियां उपस्थित होती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। यहाँ मैं दिव्यांग और विकलांग शब्दों का थोड़ा अंतर आपके सम्मुख स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। वास्तव में यद्यपि हमारे शासन ने दिव्यांग शब्द कहने के लिए हमें एक ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारे संस्कृत साहित्य में या हमारे प्राचीन साहित्य में एक ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी अंग से की विकृति से ग्रस्त होते हैं, उनके लिए विकलांग शब्द का प्रयोग हुआ है। और मैं अपने इस विकलांग शब्द को दिव्यांग की तुलना में इसका प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांग शब्द यद्यपि कुछ दैवी ध्वनि को, देवत्व की ध्वनि को अपने में लिए हुए है, और तो इससे ऐसा कुछ लोगों को लगता है
कि हमारे जो जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी छवि को कुछ सुधारा जा सकता है। लगता है कि दिव्यांग शब्द उन लोगों के लिए तो ठीक है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ सफलताएं अर्जित कर ली अपनी विकलांगता के बावजूद। उनके लिए ये दिव्यांग शब्द प्रयुक्त होता हुआ कुछ ठीक लगता है, यद्यपि ये शब्द उनको एक अति मानव की श्रेणी में भी लाकर खड़ा करता है, जो कि उपयुक्त नहीं है। हमें समाज के साथ सामान्य धारा में बहना है, और जो लोग अपनी विकृति के कारण या दूसरे भी कारणों से यदि जीवन में सफल नहीं हो पाते, तो ऐसा लगता है कि दिव्यांग शब्द उनका उपहास कर रहा है, उनकी विकलांगता का उपहास कर रहा है। इसलिए मैं अपने वक्तव्य में विकलांग शब्द का ही प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझती हूँ। तो हमारे विकलांग भाई बंधु, जो हमारे युवा साथी, यदि ये मानते हैं कि उनके जीवन में एक सकलांग व्यक्ति की तुलना में अधिक चुनौतियां हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि विकलांग हमारे साथी जन्म के बाद से ही चुनौतियों से जूझते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था वैसी नहीं है जो उनको अपने में समाविष्ट कर ले। हर कदम पर उनको चुनौतियों का सामना बचपन से ही करते रहना पड़ता है, चाहे घर में उपेक्षित होने की चुनौती हो, चाहे अपने साथियों के बीच एक समान भाव प्राप्त करने की चुनौती हो, विद्यालय में अपने शिक्षकों के द्वारा आवाज बहुत धीमे आ रही है की आपकी। चुनौती हो। हेलो मैम, आवाज बहुत धीमे आ रही है मैम, पता नहीं क्यों। आवाज धीमी आ रही है? जी मैम, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आवाज। धन्यवाद। एक सेकेंड। आपकी आवाज हमें तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, जिनको नहीं आ रही है उनके तरफ से कुछ दिक्कत होगा। यहाँ तो मुझे बहुत क्लियरली आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे एंड पे कोई समस्या ऐसी होनी नहीं चाहिए। आपके एंड पे कोई समस्या नहीं है, हमें तो बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट। धन्यवाद मैम। देखते हैं मैम, हो सकता है अभी क्लास खत्म करके ज्वाइन किया तो हो सकता है नेट की कुछ प्रॉब्लम से कुछ होगा। हाँ, लेट अस नॉट इंटरप्ट द लेक्चर। बहुत क्लियर आ रहा है, हम लोग ऑर्गेनाइजर्स देख लेंगे सर। ओके जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे विकलांग साथी जो बचपन से ही चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वे इन चुनौतियों का सामना करते हुए इतने उसके अभ्यस्त हो जाते हैं कि जब आप विश्वविद्यालय तक पहुंच गए हैं इतनी चुनौतियों के बाद, तो फिर नौकरी पाने में कोई आपको प्रयास अतिरिक्त करना पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मैं आपको ये इस आधार पर कह सकती हूँ क्योंकि मेरा संपूर्ण जीवन भी विकलांगता के साथ जुड़ा। जब भी कोई बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, शिशु जन्म लेता है, नवजात शिशु, तो पहला काम वो रोता है और श्वास लेता है, और दूसरा काम वो करता है कि वो आगे इस दुनिया को दिखता है। उस समय जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें नहीं खुली थी, और आज तक भी मेरी भौतिक आंखें जो है वो आज भी बंद ही है। तो मेरा दिव्यांगता के साथ या विकलांगता के साथ बहुत पुराना जन्म से मेरा रिश्ता है, और मैंने भी हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया है, और आज यहाँ तक पहुंची हूँ कि यदि आपके अंदर जज्बा है, जूझने की क्षमता है और हौसला है, सबसे बड़ी बात दृढ़ संकल्प है, तो आपको आपके लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सकता। ये सारी चुनौतियां आपके लिए बहुत छोटी हैं। इन्हें अपनी विकलांगता को आप अपने रास्ते की चुनौती न बनने दें, क्योंकि आज तक जिस प्रकार आप इसे परास्त करते रहे हैं, मुझे लगता है कि इस जीवन के इस पड़ाव पर आकर जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
से बहुत बड़ी चुनौती मानना संभव नहीं है। आपने एक उक्ति बहुत बार सुनी होगी कि पंखों से कुछ नहीं होता, केवल हौसलों से उड़ान होती है। आपके एक या दो अंग कहीं विकृत हैं तो उससे आप अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर सके, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप इसकी सतर्क रहें, अपनी विकलांगता को अपने अपने रास्ते में ना आने दें। आज टेक्नोलॉजी आपके साथ है, तकनीक ने आपको इतने अवसर आपके लिए खोल दिए हैं कि सकलांग और विकलांग का अंतर जैसे धीरे धीरे सता रहा है। और आज हमारे युवा साथी अपने जीवन के एक संधि स्थल पर खड़े हैं। संधि स्थल हमारे जीवन में 3 बार आते हैं। पहला संधि स्थल वह जब हम बचपन से युवावस्था में प्रवेश करते हैं। दूसरा, जब हम युवावस्था से वानप्रस्थ की ओर अपनी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं, और प्रौढ़ावस्था से तीसरी संधि अवस्था में संधि की स्थिति में हम अपने जीवन में संन्यास में प्रवेश करते हैं। आप अपने जीवन के पहले संधि स्थल पर खड़े हैं, जहां आप ब्रह्मचर्य आश्रम, जिन्हें हम लोग 4 आश्रमों में बांटते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, आप अपनी शिक्षा को समाप्त करने जा रहे हैं। और शिक्षा की समाप्ति के बाद आप अपने गृहस्थ जीवन के लिए भूमिका भी तैयार कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे प्रत्येक युवा प्रश्न अवश्य आने चाहिए, और वो 3 प्रश्न हैं कि उन्हें क्या करना है अपने जीवन में, क्योंकि शिक्षा तो अब पूर्ण कर चुके, इसके बाद उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, और उस काम को वो कैसे करेंगे। ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश युवा अब तक यह निर्णय कर चुके होंगे कि उन्हें क्या करना है। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये निर्णय नहीं किया है, तो उन्हें तुरंत यह निर्णय कर लेना चाहिए कि उनको अपने जीवन में शिक्षा की समाप्ति के बाद आखिर करना क्या है। उसके बाद ही क्यों करना है और कैसे करना है, इन प्रश्नों पर बात की जा सकती है। जीवन में कोई भी व्यक्ति क्या करे, यह किस बात पर निर्भर करता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की रुचियां, उसका उसकी जो है क्षमताएं क्या हैं, और आपकी रुचियां क्या है और आपकी क्षमताएं क्या हैं। इन सब चीजों को आपके अतिरिक्त आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। इसलिए पहला काम आपको ये करना है कि अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। आप में क्या सामर्थ्य है, क्या आप कर सकते हैं। ऐसे कार्य को अपने पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर करें, अपने सामर्थ्य को आप पहचाने, अपने अंतःकरण के अंदर विद्यमान कौन सा ऐसा गुण है जो आपको सफल बना सकता है, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, आपका अपना है, यह आपको खोजना चाहिए। और साथ ही आपको अपनी एबिलिटीज को भी जानना है। नो योर एबिलिटीज। आप अपनी क्षमताओं को जानिए कि आप कौन सा काम अधिक कौशल के साथ कर। यह जानना भी बहुत सरल नहीं होता, यद्यपि कुछ लोग बहुत बचपन में ही अपने 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 टेम्परामेंट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार यह जान लेते हैं। और जो लोग इस तथ्य को पहचान पाते हैं और सही सही पहचान लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो लोग इस जगत में, इस विश्व में महान बनते हैं, बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे गुरुजनों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा गुरु, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक या हमारे कोई भी शुभ चिंतक हो सकते हैं, जो हमें बचपन में यह बताने में हमारी जानने में हमारी मदद करते हैं कि हमें करना क्या है। और सच मानिए, जिस दिन व्यक्ति ये पहचान जाता है
कि वो किस लिए इस धरती पर आया है। हमारी प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, के संपादन के लिए इस धरती पर भेजती है। और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, ये तो हम जानते ही हैं। कभी किसी का हस्ताक्षर नहीं मिलता, कभी किसी के फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिले। इसी प्रकार हम सबकी रुचियां भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए इस दुनिया में आता है। यदि व्यक्ति अपने उस सामर्थ्य को पहचान लेता है तो मुझे कहना चाहिए कि वो व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। एक तो उसका बायोलॉजिकल बर्थ होता ही है, उसके बाद जिस दिन वो ये सत्य को पहचान लेता है, इस सत्य को कि वो इस दुनिया में आया क्यों है, वो सही मानों में उसका दूसरा जन्म होता है। और वहीं से उसकी विकास की यात्रा और सफलता की यात्रा आरंभ हो जाती है। हमारे गुरुजन इसमें हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए गुरु को हमने विश्व की 3 महान शक्तियों के हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। हमारे गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है और हमें भगवान के साथ, क्योंकि हमारा अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है, तो वहां तक पहुंचने में भी गुरु ही है जो हमारी मदद करते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को उनके सामर्थ्य का आभास न कराया होता तो हमारे समक्ष शिवाजी एक महान योद्धा के रूप में आज न होते। श्री कृष्ण को गुरु संदीपन ने उनके सामर्थ्य का अभ्यास का आभास न कराया होता तो वो महान शायद श्री कृष्ण हुए इसीलिए क्योंकि उनके गुरु ने उनको, स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको उनकी वास्तविकता से, उनके स्वत्व से, उनकी आत्मा से, उनके गुणों से उनको परिचित करवाया था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद इतने महान पुरुष के समान हमारे बीच आज जाने जाते हैं। तो जब हम ये जान जाते हैं कि हमें करना क्या है, तो दूसरा प्रश्न होता है कि आखिर हम क्यों करें, कोई भी कार्य हम इस दुनिया में क्यों करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप ये काम दुनिया में क्यों कर रहे हैं, तो उनका उत्तर होता है कि वे इस काम को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रहे हैं। ये ठीक है, बिना अर्थ के आप जीवन यापन नहीं कर सकते, लेकिन अर्थ के साथ साथ एक और भी आवश्यकता है, वो आपके अंतःकरण की आवश्यकता है, और वह है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप किसी भी कार्य को करते हैं। आप अपने जीवन में वही लक्ष्य चुने जिसको करते हुए, जिस कार्य को करते हुए आपको आत्म संतोष की प्राप्ति हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। तो इन दोनों बातों के बाद अब आप कैसे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कोई सरल कार्य नहीं है। हम किसी भी कार्य को किस प्रकार करें, कैसे करें कि हम सफलता प्राप्त करने की गारंटी अपने लिए सुनिश्चित कर सकें कि हमें सफलता मिलेगी ही, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो है वर्तमान में अपने मन को स्थिर रखना। ये फोकस्ड होकर काम करना, ये बहुत जरूरी है। आप सब ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपका मन उस काम में नहीं लग रहा है, आपको बोरिंग फील होता है। कई बार माता पिता या किन्हीं और मित्रों के कहने से कोई नौकरी तो आप ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहां रहते हुए 2-3 घंटों के बाद आपका मन वहां नहीं लगता, आप बोरियत फील करते हैं और आप वहां बैठे बैठे काम अपने कार्य को संपादित करते हुए आप ये सोचते हैं 5 बजे फ्री होऊंगा तो होंगी
तो किस प्रकार से मैं घर में अपना समय व्यतीत करूंगी, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूंगी, इस प्रकार की इसकी सोच आपके मन में आती है अगर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर तो कार्य को कर रहा है लेकिन आपका मन वहां पर नहीं है। क्योंकि आपका मन उस कार्य में नहीं लग रहा, इसलिए आप उस कार्य को करते हुए बहुत थकान महसूस करेंगे, मन आपका, आपको बोरियत महसूस होगी और वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने लिए उपयुक्त कार्य का चयन नहीं किया है। उसके विपरीत मान लीजिए आपका कोई साथी है जिसने ये निर्णय किया, आजकल बहुत स्टार्टअप्स वगैरह के लिए बहुत कुछ मिलता है, बहुत सुविधाएं मिलती हैं, उसने कोई स्टार्टअप शुरू किया, मन के अनुकूल कोई कार्य प्रारंभ किया, वो अपने बिजनेस मॉडल को डेवलप करने के लिए बहुत समय लगाता है, सवेरे से लेकर रात तक वो कार्य करता है, फिर भी नहीं थकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो पूरे मनोयोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे बोरियत फील नहीं होती और देखते ही देखते वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। आपने, ये तो जॉब की बात हुई, आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी ये देखते होंगे कि ब्रश करते हुए, खाना खाते हुए, स्नान करते हुए आपका मन उस कार्य में तल्लीन नहीं है। कर रहे, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका मन चुपके से निकल कर कहीं यूएसए और इंग्लैंड घूमने चला जाता है। ऐसी स्थिति में आप युक्त मन से भोजन नहीं कर पाते। आप ब्रश कर रहे हैं लेकिन कुछ और सोच रहे हैं। वो कार्य, इसका मतलब आपका शरीर कर रहा है और आप होश में नहीं है। यदि आपका मन उस कार्य में नहीं है, इसका अर्थ ये है कि आप बेहोशी की हालत में कार्य कर रहे हैं। और तो और अगर आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते हुए भी यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो आप ड्राइविंग पूरे मनोयोग से नहीं कर रहे हैं। आपका शरीर ड्राइविंग कर रहा है लेकिन आप जो है उसे वहां पर नहीं है। तो यह स्थिति जो है वो तब होती है जब आपका मन वर्तमान में स्थिर नहीं रहता। इसलिए यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आज से ही आपका ये कार्य है कि आप अपने मन को कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी विधि हमारे योग शास्त्र में बताई गई है। आप योग को केवल व्यायाम और प्राणायाम तक ही सीमित न समझें। योग की परिभाषा हमारे यहाँ दी गई है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है जोड़ना, योग है चित्त वृत्ति, यानी अपने मन की वृत्ति, यानी उसकी चंचलता को निरुद्ध करना, रोकना ही योग है। यदि आप अपने चंचल मन को इधर उधर भागने से रोक लेते हैं, उस पर लगाम लगा लेते हैं, जिस दिन आप ये कार्य कर पाते हैं, ये एकाएक संभव नहीं है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ता है। यदि ये आप कर पाते हैं तो आप अपने किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। हम जानते हैं कर्म योगी, गीता में कर्म योगी की क्या परिधि है? योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है कि अपने मन को, इंद्रियों और बुद्धि को एक अलाइनमेंट उनका करना, उनको एक साथ मिलाकर रखना, जिससे क्या होता है कि आपके कर्मों में कुशलता आती है। कार्यों में कुशलता तभी संभव है जब आप युक्त मन से कार्य करें। इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मंत्र का विज्ञान दिया है। यदि आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप सोच कर बैठते हैं कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, पूरे मनोयोग से करूंगी, किंतु उसी समय चुपके से कब आपका मन कुछ और सोचने लगता है ये आपको पता भी नहीं चलता। इसके लिए आप मंत्र विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी इष्ट देव की किसी स्तुति को, किसी मंत्र को ले सकते हैं। गायत्री मंत्र को ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी हिंदी के कोई भी सूक्ति या किसी भी वाक्य को आप अपना मंत्र बना सकते हैं। और कोई भी कार्य करते समय, क्योंकि आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, वहां स्थिर नहीं है,
तो उस मंत्र का जाप करते हुए यदि उस कार्य को करते जाएंगे तो आपका मन निश्चित निश्चित रूप से वो आपका मन जो है विचलित होने से बच जाएगा और आप मन पर स्थिरता प्राप्त करने लगेंगे। श्री कृष्ण ने भी कहा है इस बात को, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात युक्त आहार विहारस्य, जब आप आहार करते हैं, भोजन करते हैं तो युक्त मन से करते। देखिए, योग का अर्थ होता है जोड़ना। जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप अपने मन को इंद्रियों के साथ जोड़ लें। आपकी बुद्धि ने आपकी इंद्रियों को आदेश दिया कि वो भोजन करें, इंद्रियां जो है वो भोजन करने में प्रवृत्त हुई, लेकिन उस समय यदि आप अपने मन को भोजन के साथ जोड़ लेंगे, युक्त विहार यदि करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, तो उस समय भी यदि आप अपने मन को पूरी तरह से वहां लगाएंगे, उस कार्य को करते हुए यदि आप अपनी शिक्षा के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने घर के बारे में न सोचते हुए पूरे मन से आनंद प्रमोद करेंगे, युक्त अपने सभी कार्यों को उसके अनुसार करेंगे और सोते हुए युक्त सपना योग, सोते और जागते हुए भी यदि आप योग का आश्रय करेंगे तो वो योग आपके लिए दुख हा यानी दुख की हानि कर देगा, आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा, आपके सभी दुखों को, आपके दुखों का विनाश कर देगा, क्योंकि आपको उससे दक्षता प्राप्त होगी। आपने अर्जुन द्वारा नाचती हुई मछली के आंख में तीर मारने का जो दृष्टांत है वो तो सुना ही होगा। वो वास्तव में अर्जुन उस कार्य में इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने मन को साधा हुआ था। उनका मन उस राज्यसभा में जहां वो स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में नहीं था। उनका मन केवल केंद्रित था उस मछली की आंख में जहां उन्हें अपना निशाना साधना था। आप बल्लेबाजों को देखते हैं, विराट कोहली, क्या कारण है कि बहुत से बल्लेबाज हैं लेकिन विराट कोहली का बल्ला ही जो शॉट्स लगा पाता है, दूसरे दूसरे खिलाड़ियों के बल्ले से इतने अच्छे शॉट्स नहीं निकलते, क्योंकि उन्होंने अपने मन को साधा है। वो आसपास स्टेडियम की जनता को नहीं देखते, वो केवल केंद्रित रहते हैं अपनी बॉल पर, अपने शॉट्स पर। हमारे भक्ति काल के हमारे कवियों ने भी कहा था, बहुत बार इसका संकेत दिया है, जब वो ये कहते हैं कि मनवा तो चहुदिशी फिरे ये तो सिमरन नहीं, क्योंकि बहुत लोग जब माला फेरते हैं तो मन उनका कहीं और होता है, उस इससे वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये बार बार ये बातें हमारे यहाँ आती हैं। जब आपने अपने मन को केंद्रित करते हैं तो होता क्या है, जब आप अपने मन को स्थिर करते हैं, वर्तमान में रखते हैं, तो इससे वर्क एफिशिएंसी आती है, आपको अपने कार्य पर फोकस और आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है। जब आप कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं तो इससे आपको एक प्रकार की एनर्जी मिलती है। हमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में सुना है कि जब वो चित्र बनाने बैठते थे तो वो 2-2, 3-3 दिन तक बिना खाए पिए चित्र ही बनाते रहते थे, और उसके बाद जब वो उठते थे वो तो उनका जो पैर की चमड़ी थी वो उनके जूते के साथ चिपकी हुई मिलती थी। उन्हें इसका भी पता नहीं लगता था कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें इसका भी आभास नहीं होता था कि उन्हें नींद आई है, और वो अपने कार्य को समाप्त करके ही उठते थे। हम बहुत सारे वैज्ञानिकों को जानते हैं जो लैब में काम करते हुए दिन रात किसी के को भी नहीं देखते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने अनुकूल कार्य को चुना है, और और ऐसा होने पर जब उनका मन उनकी इंद्रियों के साथ युक्त हो जाता है तो वो अपने कार्य में सफल होते हैं। बहुत बार हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि मैं तो वहां देख रहा था लेकिन मैंने कार्य नहीं होते हुए देखे, कि व्यक्ति वहां देख तो रहा था, उसकी बुद्धि ने उसको कहा कि आपको देखना है, वो देख रहा था, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं था। जब तक आपका मन आपके इंद्रियों के साथ युक्त नहीं होगा तब तक वो एनर्जी भी आपको को नहीं मिलेगी, और
जो आपके का एनर्जी का लॉस होता है वो मन के भटकाव से होता है। दिमाग आपका कभी नहीं थकता, और मन भी यदि भटकता है तब है, और जब मन थकता है तो वो शरीर को भी थका देता है। इसलिए अपने मन को एनर्जेटिक, आपको अपने अपने आप को एनर्जेटिक रखना है तो अपने मन को कंट्रोल करना होगा। जब आप मन को कंट्रोल करके कार्य करते हैं तो इंटेलिजेंस डेवलप होती है। किसी भी कार्य को याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं होती, आप उसको समझ लेते हैं और वो आपको याद हो जाता है। और साथ ही आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलती है जब आप अपने कार्यों को स्थिर मन से करते हैं, दक्ष भाव से करते हैं, पूर्ण कौशल के साथ करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। और स्ट्रेस फ्री होने के लिए ये भी आवश्यक है कि आप आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय ना हो। व्यक्ति के मन में भय कब होता है? व्यक्ति के मन में भय भविष्य का होता है। 99% व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में डरते हैं। तो भविष्य के बारे में आपको जो डर है, जब आपका मन आप जब कार्य में लगा हुआ है आपका मन, तो वो भविष्य की चिंता नहीं करेगा, तो आपको डर भी नहीं होगा। डर ना होने से डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होने से स्ट्रेस नहीं होगा, और आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहेंगे, अपने कार्य को संपूर्णता के साथ, दक्षता के साथ करते रहेंगे। प्रकार से करते हुए स्पिरिचुअलिटी भी आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो ये कहते थे, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो आपको सन्यासी होना होगा। ऐसा नहीं है। हमने हमारे ग्रंथों में गीता को एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। वो इसलिए क्योंकि गीता कर्म योग का सिद्धांत हमें बताता है। गीता में ये कहा गया है कि आप कर्म योग, अपने कार्यों को करते हुए भी आप अध्यात्म तक पहुंच सकते हैं, अपना अंतःकरण के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपने अपने अंतःकरण को पहचाना है। आपको इस प्रकृति ने किस कार्य के लिए भेजा है, यदि आप उसको पहचान जाते हैं और उस दक्षता के साथ आप करने लगते हैं, तो उस सेल्फ सेटिस्फेक्शन में वो जो आनंद आपको मिलता है वो इतना प्रबल आनंद होता है जो आपको अध्यात्म तक ले जाता है, आपको आपके स्वत्व का बोध करा देता है। अब कुछ लोगों को ये प्रश्न कुछ लोगों का हो सकता है कि आपने तो कहा कि मन को कुछ सोचना नहीं है, तो हम फ्यूचरिस्टिक प्लान्स कैसे करेंगे, कैसे अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे? तो ये ऐसा नहीं है। वास्तव में अपने फ्यूचर के बारे में प्लान आपको करना है, लेकिन जब वो आप प्लान करेंगे उसके लिए आपको सिर्फ प्लान करना है। उसके लिए आपको एक अलग समय निर्धारित करना है, और वो प्लानिंग करते हुए जब आपकी बुद्धि वो प्लानिंग करेगी तो उस समय पूरा मन आपका उस बुद्धि के साथ संलग्न होगा, जो उस प्लानिंग में साथ देगा, जिससे कि वो प्लानिंग अच्छी बनेगी। जब कोई दूसरा काम करते हुए यदि आपका मन फ्यूचर में जाता है, भविष्य को सोचता है, तो वो प्लानिंग वो जो है वो आप उसे आप समझिए कि वो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, वो विनाशकारक थिंकिंग है, सोच है, वो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली सोच है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, आपकी क्रिया जो कार्य कर रही है, आपका मन भी यदि उन्हीं कार्यों को सोच रहा है, वही निमग्न है, कहीं और जाता नहीं है, तो दैट इज रचनात्मक थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग उसी को कहते हैं। और इन सब कार्यों को करने के लिए कुछ आपके जीवन में अनुशासन भी होना आवश्यक है। अनुशासन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय जो है वो बहुत बहुमूल्य है। यदि हमारे जीवन को प्रकृति ने 80 साल दिए हैं, तो 1/3 जीवन तो हम अपना सोने में ही व्यतीत कर देते हैं। तो इस धरती पर जितना समय हमें 2/3 समय जो मिला है, उस समय को हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना है। आपको हार्ड लेबर करना चाहिए, बहुत परिश्रम करना चाहिए, अपने समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि
हम ये देखते हैं कि हर 2 सेकंड में 2 सेकंड में 3 लोग इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इसलिए और ये अवश्य भावी है, हम लोग मनुष्य हैं, मरण धर्मशील है, मृत्यु असंभव अवश्य भावी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जिस कार्य के लिए प्रकृति ने उसे नियत किया है उसे करना आवश्यक है, करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन जब आप सुबह उठते होंगे तो संभवतः आप अपने मोबाइल को देखते होंगे, लेकिन यदि आप सुबह उठकर अपना एक रूटीन, सवेरे सबसे पहले अपना एक रूटीन बना लें कि आपको करना क्या है, दिन भर आपको क्या करना है, ये रूटीन बना लें और उसके अनुसार अपनी क्रियाओं को संपादित करें, तो मुझे लगता है जितना कार्य आप कर पाते होंगे एक दिन में, उससे दुगना कार्य करने लगेंगे। इसके साथ आपको अपने अंदर एक हेल्पिंग एटीट्यूड भी डेवलप करना चाहिए। आप कोई ना कोई कार्य करने में दक्ष अवश्य हैं, जो आपके पड़ोसी शायद न कर सके। आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ कार्य आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट हैं, तो आपका अगर हेल्पिंग एटीट्यूड होगा तो आप सर्विस सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकेंगे। और जब आपके से कभी कोई मदद मांगने आए और आपके लिए वो संभव हो तो उसे अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है और समाज में आपकी स्वीकार्यता भी बढ़ती है और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जितना अधिक कार्य आपके हाथों से निकलेगा, जितना कार्य आप करेंगे, उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरों की मदद करके सच मानिए जो संतोष मिलता है, जो आत्मसंतोष आपको मिलेगा, वो आपके जीवन को सफल बनाने में बहुत सहायक होगा। साथ ही मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि आप बहुत सफल हो जाते हैं, अपना बहुत बहुत मेहनत करते हैं, खूब सफलता प्राप्त करते हैं, साथ ही यदि आप अपने चरित्र को पवित्र रखेंगे, व्यक्ति को अपने चरित्र को भी पवित्र रखना चाहिए, तभी वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जब अगर आप बहुत सफल हैं लेकिन चारित्रिक दृष्टि से कहीं कोई दाग है तो वो आप दूसरों को उस प्रकार से प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट एंड द नोबलेस्ट कंट्रीब्यूशन that a man can make for the society is a pure and spotless character। इसलिए आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। अंत में मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगी कि हम अपनी संस्कृति से प्रेम करना सीखें। हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है वो बहुत महान है। हमारी संस्कृति विश्व में सबसे महान संस्कृति है, हमें उसकी ओर लौटना चाहिए। आप जानते हैं कि यदि किसी वृक्ष को काट दिया जाए, उसकी जड़ों से अलग कर दिया जाए तो जल्दी ही वो सूख जाता है। आपको अपने जड़ों से स्वयं को कटने नहीं देना है। आप बहुत हो गया अंधानुकरण पाश्चात्य सभ्यता का। आप अपनी संस्कृति का आदर करें। जब विदेशी आपकी संस्कृति को, हमारी संस्कृति को स्वीकार रहे हैं तो हमें भी अपनी संस्कृति का आदर करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, इससे जुड़े रहना चाहिए। इसके जो अच्छे तथ्य हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारी संस्कृति के, उनके प्रति वोकल होना है, उन्हें उजागर करना है। ये बहुत आवश्यक है और ये आप युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये कार्यक्रम है। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना। अंत में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना। इनेबलिंग यूनिट के आयोजकों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा, आप म्यूटेड हो। जी जी, यस मैम। धन्यवाद संगीता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं इतना डूब करके आपको सुन रही थी
और बहुत लंबे समय बाद एक सुंदर व्याख्यान मुझे सुनने को मिला। जो भी आपके प्रश्न होंगे अंत में लिए जाएंगे। इसके बाद मैं अपनी दूसरी वक्ता, क्योंकि मैं हमारी प्राचार्य जुड़ी है, ये बहुत खुशी की बात है कि वो भी इस कार्यक्रम को सुन रही है। तो मैं अपनी दूसरी जो स्पीकर है प्रीति मोंगा जी, उनको बुलाना चाहूंगी। उनको बुलाने से पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। प्रीति मोंगा जी सिल्वर लाइनिंग ट्रस्ट एवं सिल्वर लाइनिंग सेवा की संस्थापक एवं सीईओ हैं। प्रीति जी डॉक्टर श्रॉफ के चैरिटेबल आई हॉस्पिटल एवं ज्योति नामक प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं। प्रीति जी भारत की पहली दृष्टिबाधित एरोबिक इंस्ट्रक्टर हैं, साथ ही एक प्रेरणापरक वक्ता भी हैं। प्रीति जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा एंट्रेप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड, रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड, राजीव गांधी मन्ना सेवा अवार्ड और अशोक फेलोशिप भी शामिल है। प्रीति जी द अदर सेंसेस और फ्लाइट विदाउट साइट नामक कथाओं की रचनाकार भी है। प्रीति जी डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, सोशो एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, आपको सुनने के लिए हमारे यूनिट के बच्चे स्पेशली बहुत उत्सुक हैं, और यूनिट के अलावा भी बहुत सारे बच्चे कॉलेज के आपके क्षेत्र मतलब कार्य क्षेत्र से मतलब प्रेरित हैं, तो वो भी आपके सम्मुख सुनने के लिए हैं। तो आप आए, अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दें। प्रीति जी है नहीं क्या? मैम यू आर ऑन म्यूट। प्रीति जी चल रहा है, बोलिए। प्रीति जी, प्रीति जी, नंदा मैम, मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेरी तरफ से प्रॉब्लम है क्या? तो मैम प्रीति मैम इज ऑन म्यूट, सो शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट। ओके। कैन यू हियर मी नाउ? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आई एम सो सॉरी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत विनम्र और प्यारा नमस्कार। और मेरे लिए आपके इनेबलिंग यूनिट में आमंत्रित होने के लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि मैं आप सबके साथ अपने विचार शेयर कर सकूं। प्रिंसिपल मैम और डॉक्टर चंदा, आपने मेरे को बुलाया, रियली थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर संगीता ने बहुत सुंदर और सच में बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत अप्रोप्रिएट भाषण आपका सुना, और मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। सो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी जो बुनियाद है और जो सच में आप लोगों को करना चाहिए। तो
मेरे कुलीग डॉक्टर संगीता ने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। और वहां से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये जो आज हम मिल रहे हैं, तो हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, चुनौतियां और चुनौतियों से कैसे आगे चल के और अभी किस तरीके से चुनौतियों को हमने लांघना है। और प्रिंसिपल मैडम ने बहुत अच्छी से कहा था, चुनौतियां तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, और बात करनी है हमने अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अवसर और अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास ही रहती है, पूरा टाइम आसपास रहती है। लेकिन अगर हमारे जीवन में चुनौती नहीं आए, चैलेंज नहीं आता है, तो हम सच में उन चुनौतियों की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि चुनौतियां हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि चुनौतियां, चैलेंजेस जो हैं वो हमें इतना ज्यादा तोड़ देते हैं, इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि हमें मनोबल हमारा बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। हम जिधर देखते हैं वहीं, और वहीं पे चुनौतियां हैं, वहीं चैलेंजेस हैं। और खास करके जब हमें किसी भी किस्म की विकलांगता है, दृष्टिबाधित है, तो वो थोड़ा और भी जबरदस्त एक चुनौती हो जाती है, क्योंकि ये दृष्टिवान लोगों की बनाई हुई दुनिया है, दृष्टिवान लोगों के लिए, हमारे लिए बनी नहीं। तो हमें इसमें अगर मेन स्ट्रीम में रहना है या मुख्य धारा से जुड़ना है, तो हमें ही रास्ते ढूंढने हैं और हमें एडजस्ट करना है, और हमें खुद जैसे बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर संगीता ने भी कहा था, और ये बात हम लोग सब जानते भी हैं, लेकिन हम जब कोई विकलांगता आ जाती है तो हम इस बात से थोड़ा दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ विकलांग व्यक्ति को या दृष्टिबाधित को ही चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन ये चुनौतियां और चैलेंजेस जो हैं, ये हर एक व्यक्ति के पास हमेशा ही रहती हैं, आती हैं, रहती हैं। ये अलग बात है कि आज एक छोटी चुनौती है, कल बड़ी है, उसके बाद थोड़ी कम है, किसी के पास कुछ ज्यादा है, क्योंकि चुनौतियां ही हमारे लिए सीढ़ी बन के आती हैं। तो ये हर एक जीवन में है। तो जो मुख्य धारा के लोग भी हैं ना, तो वो भी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और मैं, हो सकता है कि आज के हमारी ग्रुप में कुछ विकलांग बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, लोग हों, और कुछ जो विकलांग नहीं है, नॉन डिसेबल्ड है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि इस मोमेंट में, इस क्षण में किसके पास चुनौती नहीं है? तो इसका जवाब तो मेरे को भी पता है, मेरे को वैसे ही गूंजता रहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई चुनौती ना हो। वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो चुनौतियों से हमने हाथ मिलाना सीखना है, चुनौतियों को हमने बदलना है अवसरों में। चुनौतियों से हमें हारना नहीं है। चुनौती आई, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी कि चुनौती आई है, हम एक दृष्टिबाधित हैं, हम विजुअली इम्पेयर्ड लड़की हैं, और हम कहीं एक बिल्कुल अनजान जगह पे हम अटक गए हैं। हमें वहां से पता नहीं कि हम घर वापस कैसे जाएं या अपने हॉस्टल वापस कैसे जाएं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, राइट? तो उस टाइम रात भी हो रही है, दिल्ली जैसे बड़ा शहर है, यहाँ पे घबराहट भी होती है। महिलाओं के लिए वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि, और हमें मालूम है कि और मुश्किलें थोड़ी ज्यादा होती हैं, क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। तो ये चुनौती बहुत बड़ी साबित होती है। शाम का समय हो रहा है, तो ये चुनौती है। अब इसमें घबराहट होती है। घबराहट में क्या होता है कि हम लोग सच में इतना घबरा जाते हैं कि हम उसके आगे सोच नहीं पाते कि अब
अगला विकल्प, अगला हम क्या करें, ये नहीं सोच पाते। हम घबरा जाते हैं और जो कुछ भी हमारे सामने आता है बिना सोचे समझे उस पे हम उस सपोर्ट को या उस चीज को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जाके हमें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसी समय में ऐसा कोई चैलेंज आए, तो जैसे डॉक्टर संगीता ने अभी कहा कि अगर मन के ऊपर आपका पकड़ हो, फोकस हो, आप 2 मिनट घबराएं, आप रो भी लें, क्योंकि घबराहट से एक ऐसी इमोशन आती है कि हम घबरा रहे हैं, हम रो भी रहे हैं, अंदर से रो रहे, बाहर से रो रहे, कोई बात नहीं, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि अब ये सिचुएशन है, ये चीज है, अब मैं इससे कैसे निपटूं। तो जब आप सोचने लगेंगे अपनी घबराहट को पीछे छोड़ते हुए, साइड करते हुए उस टाइम पे, तो आप फिर ये इस चीज को कैसे करेंगे, ये मैं आपको फिर एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी। ये सोचना है कि अब क्या करना है। तो जब इतना नेगेटिव होता है, इतनी एक नकारात्मक सिचुएशन में, जगह में हम अटक जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो उस क्षण में हमें ये प्रैक्टिस करनी है, हमें ये सोचना है कि हमारे पास क्या कुछ पॉजिटिव है इस वक्त में, उस खराब सिचुएशन में भी क्या हमारे पास जो है वो सकारात्मक है, वो क्या चीज है जो पॉजिटिव है। तो अगर हम गिने तो उस वक्त यह है कि हम जीवित हैं, हमारे एक विकलांगता तो है ही, लेकिन बाकी शरीर हमारा ठीक है, हम सोच सकते हैं, हमारे पास एजुकेशन है। उससे जब आप एक एक चीज अपने आसपास और अपने अंदर जब अपनी आप पॉजिटिव के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको किसी ना किसी तरीके से आपको आइडिया आएगा कि हम किस तरह से मैं इस स्थिति से जूझूं। और ये मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये कई बार हुआ है और मैं निकल आई उससे। अगर मैं घबरा के बैठ जाती और घबरा के बिल्कुल टूट जाती तो लोग मेरा और भी फायदा उठाते। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब चुनौती आए, वो कोई भी आए, वो फेलियर हो, किसी भी किस्म का फेलियर हो, किसी भी किस्म से हम कहीं भी हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उस समय हमें सबको घबराहट होती है, हमें सबको स्ट्रेस हो जाता है, हम सबको प्रॉब्लम लगती है। लेकिन थोड़ी देर आप जरूर घबराएं, क्योंकि वो नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल है, घबराहट बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरी बात जरूर याद रखें, आपके अंदर से आपने अपने आप को याद दिलाना है कि मेरे पास कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा है इस वक्त में। सबसे बड़ी बात है कि मैं जीवित हूँ, सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास ये चीजें उपलब्ध हैं। तो धीरे धीरे आप जब नकारात्मक को पीछे छोड़ेंगे, नेगेटिव को पीछे छोड़ेंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे, तो पॉजिटिव की जो ताकत है वही आपको बाहर निकलने के रास्ते दिखाएगी। तो ये एक मैं आप यंग बच्चों से खास करके ये शेयर करना चाहती थी, आप सबसे मैं साझा करना चाहती थी कि इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, ये आपकी जिंदगी में हर जगह काम आएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति, कोई भी चीज टोटली पूरी तरीके से नकारात्मक और नेगेटिव नहीं होती है। उसका दूसरा कॉइन, दूसरा हिस्सा कहीं ना कहीं पे छोटा छोटा करके पॉजिटिव चीजें हमेशा रहती हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। चुनौतियां और अवसर, challenges and opportunities always walk together। तो हमें, हमारे पास चॉइस है, हम सूझबूझ से अपने आप को हिम्मत देके हम ये सोच सकते हैं कि हमें क्या नेगेटिव को अपने ऊपर भारी होने देना है, कि हम धीमे धीमे पॉजिटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ हम धीरे धीरे
आगे खिसकने लगे। तो डेफिनेटली जब जिसकी तरफ आप धीमे धीमे भी आगे बढ़ोगे तो कदम कदम से, बूंद बूंद से दरिया बनते हैं। तो हम जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उसमें मन को बिल्कुल ट्रेन करना जरूरी है। इसीलिए आप लोग एजुकेशन, और आप बहुत लकी हो कि आप मेरे ड्रीम कॉलेज में आप पढ़ती हो। आप ये नहीं जानते हो कि आप में से बहुत लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि मुझे ऐसे अवसर नहीं मिला, जबकि मिरांडा हाउस में मेरी मेरी जो हमारे बहुत सारी हमारे मेरे से बड़ी मेरी आंटीज और बहुत सारी लेडीज यहाँ से पढ़ी हुई हैं, तो मुझे इस कॉलेज से बहुत लगाव है। तो आप बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला है। और मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं आपके साथ जुड़ी हूं। तो इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात आप जरूर याद रखें। कभी भी सब कुछ जो है वो चुनौती नहीं हो जाता। वो चुनौती आपको धक्का देती है, आपको फोर्स करती है, आपको मोटिवेट करती है कि आप हट के सोचें। जब आप हट के सोचते हैं तो आपके सामने धीरे धीरे वो अवसर आने लगते हैं। फिर यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चॉइस करी है कि मैं इस तरह से कॉलेज करूंगी, फिर ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद मास्टर्स के बाद आगे पढ़ूंगी। तो मुझे ऑब्वियस है, बिल्कुल इसका मतलब यही है, मकसद यही है ना कि हम कल को हमें एम्प्लॉयमेंट हो, हमारी नौकरी लगे। बिल्कुल आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो ये तो ऑब्वियस ही है। ये तो मतलब एक हर एक की सोच होती है कि हम पढ़ रहे हैं, इस कारण से पढ़ रहे हैं, हमें कल को अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें डिग्निफाइड वे में अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। तो कई बार, जैसे मैम ने भी बोला, डॉक्टर सुनीता ने भी बोला, कि कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। तो आप ये सोचें कि अगर नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलती, तो फिर क्या? तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि डॉक्टर संगीता जी ने ऑलरेडी आपसे कहा है कि स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हमें लगता है कि ये काम तो मैं तो अब मास्टर्स कर चुकी हूँ, ये वाला काम जो है ये मेरी डिग्निटी से, या ये मेरे नीचा नीचा काम है, ये छोटा काम है, ये मैं कैसे करूं? इस चीज पे मैं कैसे मतलब पढ़ लिख के मैं आज यहाँ तक पहुंच गई हूँ, या मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो छोटा काम है, इसको कैसे करूं? लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, फिर इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगी कि हर जीवन का हर कदम कहीं को भी जाता है, वो पहले कदम से ही शुरू होता है। आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे आना चाहते हो, पहले मंजिल पे चढ़ना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कभी भी होता है कि आप नीचे से कूद लगाएंगी तो पहली मंजिल पे पहुंच जाए। आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगी, या आप लिफ्ट पे खड़ी होंगी तो वो धीमे धीमे ही ऊपर आपको पहली मंजिल पे पहुंचाती है। तो पहला कदम आप लिफ्ट में रखेंगी या सीढ़ी में रखेंगी। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, और मैं तो, मेरी गुड विशेस हैं, मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करें जिंदगी में, और करेंगी भी। लेकिन ये कुछ चुनौतियां तो आएंगी ही आगे चल के। चुनौतियों से हम में से कोई भी आपको नहीं कह सकता कि चुनौतियां जिंदगी में आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि अगर चुनौतियां नहीं होती तो हम सब अपने बिस्तरों में लेट के सो रहे होते और प्रोबेबली होते भी नहीं यहाँ पे। तो इसलिए चुनौतियां ही हैं जो हमको ड्राइव करती हैं, जो हमें आगे लेके जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि एक वक्त मेरे जीवन में ऐसा आया था कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए मुझे पैसे कमाने थे, मुझे नौकरी ढूंढनी थी, मुझे ऐसा कुछ करना था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। और तब मेरी उम्र 26 साल की थी, और मेरे पास क्या था, मैंने सोचा कि मेरे को मैं नौकरी हो सकता है मैं जॉब ढूंढूं।
ब्लाइंड तो मैं बचपन से ही थी। बहुत बहुत छुटपन से 6 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता को पता चला था कि मैं ब्लाइंड हूँ, और उससे भी पहले मुझे बहुत कम दिखाई देता था। मतलब वो बातें मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मे बी आप लोग पढ़ लें स्टोरी में, मेरी ऑटोबायोग्राफी में। लेकिन जहाँ पे मैं खड़ी थी, मुझे जॉब उस टाइम किसी तरीके से पानी थी। मैंने बहुत सोचा, लगभग 1.5 साल मैं सोचती रही, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास एक क्लास 10 10वीं कक्षा का नेशनल ओपन स्कूल का एक सर्टिफिकेट था, जो मैंने 22 साल की उम्र में मैंने करी थी, क्योंकि नेशनल ओपन स्कूल ही तब आया था, तभी मैंने वो क्लास 10 पास करी थी। उसके बाद मैंने सितार सीखा था, लेकिन 8 साल मैंने सितार सीखा था, विशारद भी किया, लेकिन मुझे संगीत का कुछ नहीं समझ में आता था। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने 8-8 घंटे दिन में प्रैक्टिस करती थी, फिर भी कुछ नहीं आया। लेकिन मुझे 8 साल के बाद ही मेरे गुरुजी ने बताया कि तुम्हें स्वर ज्ञान नहीं हुआ तो तुम इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। फिर उसके बाद भी बस यही 2 चीजें मुझे आती थी। मुझे टाइपराइटर पे 10 उंगलियों 10 फिंगर टाइपिंग आती थी, क्योंकि मैंने सीख ली थी बचपन में। मुझे लिखने का शौक था, तो मैं पत्र लिखा करती थी। तो ये 3 चीजें थी जो मेरे को आती थी, इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं था। तो अब मुझे क्या जॉब मिलती, उम्र भी मेरे अगेंस्ट थी उस टाइम पे। इतनी आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी है, इतनी जागरूकता बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और इस फील्ड में विकलांगता की फील्ड में, और खास करके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, लोगों के लिए काफी काम हो रहा है, और अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। और तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या करती? तो मैंने तब सोचा था कि शुरुआत मैंने यही सोची थी, क्योंकि मेरे को घर का काम बहुत अच्छा आता था, तो मैंने एक टाइम पे तो मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं कुछ घरों में मैं काम पकड़ लूंगी। लेकिन कोई ब्लाइंड मेड भी नहीं रखता था उस टाइम पे, क्या अब भी कि भाई हमारे घर आएगी तो तोड़ेगी सामान। तो वहां से शुरुआत करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल लगा सोचने में कि क्या करूं, और 1.5 साल के बाद मुझे ये आइडिया आया कि मैं एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनूंगी। उसके लिए भी मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन मैं बन गई और अपनी क्लासेस खोली। लेकिन वो मेरे लिए इनफ नहीं थी, तो मैं सोची कि और क्या कर सकती हूँ। तो मैंने अचार बेचना शुरू किया। अब ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि मैंने अचार बेचना शुरू किया, और मेरे कोई जानकार थे जो अचार की, जैसे ये बोतलों में आता है, बॉटल्स में मदर्स पिकल्स ऐसे करके ग्रैनीज पिकल आता था, तो मैं वो बेचना शुरू किया अकेले अपने आप। डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे जाती थी, जहां मुझे लोग दिखते थे, जहां भी मुझे लोग दिखते थे वहां मैं जाती थी, मार्केट में जाके बेचती थी। तो इस तरीके से बेचते बेचते जब मैंने 1.5 महीना ये काम किया, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर, और सब मुझे कहते थे कि अच्छा लगता है तुम दरवाजे दरवाजे जाके अचार बेचती हो, कितनी मतलब गलत बात है। लेकिन मैंने सोचा कि ये बातें सुनना ज्यादा ठीक है, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड करना। तो वहां से शुरुआत करी, और उसके 1.5 महीने बाद क्योंकि मेरी सेल इतनी जबरदस्त हो गई थी कि मुझे उस कंपनी ने अपने मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर की नौकरी दे दी, जबकि उन्होंने ही मुझे मना किया था कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, हम तुम्हें नहीं लेंगे। तो वहां से मेरे प्रोफेशनल शुरुआत हुई। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी सोच या कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तसल्ली, पेशेंस अपने अंदर रखें, विश्वास रखें कि आप जो भी कर रही हैं अच्छा काम कर रही हैं, छोटा बड़ा ये कोई बात नहीं है। आप जब अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी, अपना हुनर किसी के सामने रखती हैं काम करते हुए, तो आपको खुद ब खुद मुख्य धारा अपने अंदर समेट लेती है, क्योंकि काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। ये भी एक मैं अपने अनुभव से बोल रही हूं
कि काम करने वालों को सच में कभी भी काम की कमी नहीं है, राइट। तो ये सिर्फ दृष्टिबाधित या विकलांग यूथ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि हम जैसे अभी भी ये बात हो रही थी कि हम इधर उधर मन भटकाते रहते हैं, काम की तरफ ध्यान कम देते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपनी जो मॉरल वैल्यूज जो हमें अपने सदियों से हमारे भारतवर्ष में हमें मिली हैं, उनको भुला के हम कहाँ दौड़ रहे हैं हमें पता नहीं। तो ये बात को आप जरूर ध्यान रखें। आई होप कि ये कभी ना कभी किसी ना किसी के काम जरूर आएगा। और अगर उस जमाने में जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं थी और मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, तो भी मैं आज भी कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों के बीच बुलाई गई हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास आज अवसर है, आपके टीचर्स, आपके सच में गुरु और प्रिंसिपल मैम आपके साथ हैं, और इतने लोग आपकी सहायता करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए है। प्लस आपके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स सेंटर्स हैं, हम लोग सब हैं, मैं खुद हूं आपके लिए। कभी भी आप मेरे पास मेरे से कुछ चाहिए हो, मेरे से कुछ गाइडेंस चाहिए हो, मैं हमेशा रही हूँ, रहूंगी। तो इसके बावजूद अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि ताली सिर्फ देने वालों से नहीं बनती है। हमको जो इस टाइम आप लोगों का दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग अगर मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकते। एक एक इंसान में, एक एक इंडिविजुअल में, एक एक ह्यूमन बीइंग में अलग अलग किस्म की क्षमताएं हैं, अलग अलग किस्म की उसमें टैलेंट है, उसमें अलग अलग किस्म के काम करने की पूरी पूरी चीज भरी हुई है। सिर्फ हम एक चीज का शिकार हो जाते हैं, जो मैंने देखा है, और आज से नहीं है, ये हमेशा से है, और ये सिर्फ विकलांगता की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी है, वो है आलस। हम आलस के इतने ज्यादा जल्दी आलस के पास पहुंच जाते हैं और हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जब हम कुछ नहीं कर सकते तो अपना दृष्टिकोण खराब होता है, अपने बारे हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम पड़े हैं, कोई हमारी मदद करे, हम बैठे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मदद करने वाले भी सिर्फ मदद ही कर सकते हैं, आपके लिए सिर्फ मदद ही कर सकते हैं। मेहनत तो आप ही को करनी है, आपको ही आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर आपके टीचर ने आपको कुछ सिखाया है तो उसको याद करने में और उसको अपने जीवन में उतारने की मेहनत वो आप ही करनी है, क्योंकि फिर ही पूरे का पूरा एक दायित्व बनेगा। एक्सेसिबिलिटी, आजकल कितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैम ने बताया आज डिजिटल युग है, आप अपने फोन से कितना कुछ एक्सेस कर सकते हैं, और शायद हम वो इतना कुछ है कि आप और हम मिलके भी उसको पूरा नहीं ग्रहण कर सकते, ठीक है। तो इतना सब कुछ जब है हमारे पास, तो आगे चल के हमें डेफिनेटली सक्सेस, कामयाबी मिलेगी। पर आपको आगे बढ़ के, अगर आपको कोई सिखा रहा है या नहीं आप सीख पा रहे हैं, तो अगर आप खोजेंगे रास्ते, तो वही चीज टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आना आपको चाहिए। उसको यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी है, अपने पैरों पे चलना सीखना है ना, किसी के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट रहना है। अब मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूंगी कि मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की मदद करना, वो फिर साइटेड हो, विजुअली इंपेयर्ड हो, दृष्टिबाधित हो या विकलांग हो, एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर संगीता की बात मुझे याद आ रही है, मदद करना हम भी कर सकते हैं, मदद हम भी करते हैं और कर सकते हैं।
मदद करने में और डिपेंडेंट हो जाने में या मदद लेने में और डिपेंडेंसी में बहुत फर्क है। हम किसी के ऊपर अपना पूरा भार डाल दें, जब हमारे अपने पांव हाथ चलते हैं तो कितने देर हमारा भार और अपना भार भी ढोएगी और ढोएगा। हमको अपना भार तो संभालना है, जहां हमें थोड़ी बहुत मदद की जरूरत है कोई मना नहीं करता है। एक मना करेगा, दूसरा मना करेगा, पांचवा तो हाँ बोलेगा ना, आपकी मदद करेगा, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी और आप भी इतने सक्षम हो जाओ कि लोगों को आपकी भी हेल्प चाहिए। तो ये लेना देना ये दुनिया की रीत है और ये सक्षमता होगी तो हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। तो ये बात नहीं मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहती थी। जो कुछ भी आपके पास है उसमें तो एक्सपर्ट हो जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं कि उसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, उन्होंने हमें ये नहीं दिया तो हम ये नहीं कर पाए, हमारे पास ये नहीं था तो हम ये नहीं कर पाए। ये चीज के पीछे हम सिर्फ और सिर्फ आलस को पाते हैं और चाहते हैं कि सब कोई और कर दे। तो फिर ऐसा नहीं होता, जो करता है वो ही आगे बढ़ता है। और कभी भी ये सोचना नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत। मैं अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगी मुख्य धारा की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ। प्रिंसिपल मैम का मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ से हमने एजुकेशन क्यों हम लोग लेते हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी, इतनी बढ़िया कॉलेज की आपके ऊपर छाप हो और फिर आगे चल के आपकी मुख्य धारा में आपको जॉब ना मिले या मिलके भी आप अलग थलग पड़े रहें, तो फिर उसका बहुत एक दुख भरी बात होती है। आप सबको लीडर्स बनना है, आप सबको अपने अपने क्षेत्र में लीडर बनना है। बहुत सारी यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम जब देख नहीं पाते हैं और खास करके वो लोग जो बचपन से ही नहीं देख सकते हैं, तो इस संसार की बहुत सारी चीजें, हमारे वातावरण की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हमारे को मालूम नहीं पड़ती हैं, हमको सच में मालूम नहीं पड़ती हैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें। और शायद वो छोटी छोटी बातें कोई हमें शायद सिखाने का मौका नहीं मिलता, या उनको लगता है कि हमें अगर बताएंगे सिखाएंगे तो हमें बुरा लगेगा, या जो भी बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अलग दिखने में और अलग थलग कर देती हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इस जो मैं बात कर रही हूँ ये सोशल इंटीग्रेशन की कर रही हूँ, सोशल मेन स्ट्रीमिंग। तो सोशल मेन स्ट्रीमिंग जो होती है ये बहुत जरूरी है, हमारे को जॉब में भी होगी, आपके कॉलेजेस में भी है। और ऐसा कतई ही नहीं है कि जो साइटेड दुनिया है वो हमें नहीं जानती, उन्हें मालूम नहीं है कि हमारे साथ वो कैसे मिले जुले, किस तरीके से वो हमारे साथ अपने आप को सिर्फ कनेक्ट करें। क्योंकि जो साइटेड लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इशारे से भी हेलो बोल देते हैं, नमस्ते बोल देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अब हमारे साथ ऐसा नहीं, हम वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो इससे क्या हो जाता है कि कई बार हमारी मुख्य धारा में होते हुए भी हम अलग थलग अपने आप को महसूस करते हैं, और हमारे जो साइटेड कुलीग्स हैं, दोस्त हैं और हमारे आसपास लोग हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। तो ये हमारे साइटेड फ्रेंड्स के लिए भी एक संदेश है कि यदि आप देखते हैं कि आपके कॉलेज में या आपके घर के पास या कहीं भी कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है या कोई दृष्टिबाधित है, तो आप खुद जाइए, उससे कहिए कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, या मैं सो एंड सो, मैं प्रीति मोंगा हूँ, आप मेरे से आपका नाम क्या है, अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करिए, ताकि वो मुझे तो नहीं पता होगा ना कि कोई साइटेड व्यक्ति मेरे पास खड़ी है या आ रही है, जा रही है। तो ये दोनों तरफ से हमें हाथ बढ़ाने हैं, और जो हमारे दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं
उनको भी मैं यही कहूंगी कि आपको भी मुस्कुरा के, और अगर आपके किसी को कोई दोस्ती का हाथ या कोई आपके पास आता है या आती है, तो उससे भी आप अच्छी से बात करें, उनको बताएं कि आप कैसे पढ़ती हैं, आप किस तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं। क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक हम लोग सब मिलके मतलब जो दृष्टिवान लोग हैं उनको अपने आप से नहीं जोड़ेंगे और वो कंफर्टेबल फील करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम पीछे छूट जाएं, मुख्य धारा में नहीं आए। दूसरी बात यह है कि ये भी एक गलत फहमी है कि सब सबसे दोस्त बन जाते हैं। नहीं, जो दृष्टिवान समाज है वो भी हर एक इंसान हर एक के साथ दोस्ती नहीं होती है। जब तक कि मन नहीं मिलते और सोच नहीं मिलती, थॉट्स नहीं मिलते, वैल्यूज एक जैसी नहीं होती है, तो वहां पे सिर्फ दोस्ती दूर, लेकिन हाँ नमस्ते राम राम तक रह सकती है। तो इसलिए कभी भी डिसहार्टन नहीं होइए, कभी आप अपना मोटिवेशन नीचे मत करिए, उदास मत होना कि आपने 4 लोगों को बुलाया, 4 में से किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी, आप 5वें को पूछेंगे तो जरूर करें। तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी, शायद समय का अभाव है। डॉक्टर चंदा, मेरे पास कितना समय है? 5-7 मिनट और ले लीजिए प्रीति जी। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने सवाल वगैरह करने हैं। तो मुख्य तौर पे मैंने जो बेसिकली मेन बातें अपने यहाँ दोस्तों से कहनी थी तो मैंने कही। अगर आप चाहती हैं तो हम क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हैं, और हो सकता है उसमें भी थोड़ी बातें निकल के आए। मीनाक्षी मैथ है, 1 मिनट में देख लेंगे। ठीक है प्रीति जी, जी जी आपके इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए, क्योंकि बिल्कुल अलग कार्य क्षेत्र से जुड़ी है, तो बच्चे जरूर, अभी तो हो सकता है उनके प्रश्न आए या ना आए, ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन जी आपसे संपर्क जरूर साधेंगे, जो मैं सोच पा रही हूँ। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने 2 एनएसएस वॉलंटियर को ये काम दिया है, जी मीनाक्षी और सौम्या। जी तो मीनाक्षी, जो भी इनके प्रश्न है, जिस भी वक्ता से प्रश्न है, उन प्रश्नों को एक एक कर आप पूछें, तो जिस भी वक्ता का वो प्रश्न होगा वो जवाब देंगी। मीनाक्षी प्लीज। जी मैम, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं आया है चैट बॉक्स में, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हो सकता है चैट बॉक्स में बच्चों ने ना डाला हो, आप सीधे सीधे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिस भी बच्चे का कोई प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न आने से ही हम चुनौतियों और समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। चुनौतियां तो है ही, हमारे दोनों ही वक्ताओं ने बोला कि चुनौतियां हैं, पर उन चुनौतियों से कैसे सहजता से निकलना है। बच्चे, आप अपने प्रश्न अगर हैं तो आप पूछें या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। देखो जरा, है ना, लेना, देखो क्या, इधर आके बैठो, चैट बॉक्स में डाल रहे हैं क्या कुछ डालने में तो। मैम, संगीता मैम के लिए एक प्रश्न है। जी जी। पूर्वा पूछ रही है कि जब हम टीम वर्क करते हैं तो उस दौरान हमें जो चैलेंजेस आते हैं उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं? संगीता जी जुड़ी है ना। संगीता मैम, आप म्यूट पर हैं। संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है ना? जी मैम, पर वो म्यूट पर हैं अभी। अच्छा, 2 मिनट में बोलती हूँ। मीनाक्षी फोन करके बोलो उनको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब तक हम रुके हैं तब तक बच्चा अपना प्रश्न देना चाहता है या डालना चाहता है चैट बॉक्स में, जिस तरीके से पूर्वा ने डाला है वो डालते रहे। हो सकता है संगीता जी, इधर देखना फोन किसका आ रहा है बेटा, डिक्लाइन करो। हेलो। हाँ जी संगीता जी, हाँ, आवाज सुनाई दे रही है ना? फिर से वो कट कर। हेलो।
Yes, ma'am, we can hear you. You can hear ना? एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मीनाक्षी मैम क्वेश्चन है कि जब हम टीम वर्क करते हैं तो उस दौरान हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उससे हम कैसे डील करेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीम वर्क करते हुए किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं? टीम वर्क करते हुए मेरे हिसाब से जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो ये कि मान लीजिए अब 4 लोगों, हाँ बताइए। Yes, ma'am. My question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, I wanted to know, since we work in a union and sometimes it just happens that fights occur. We kind of fight on useless issues as well. So, how to avoid that and work with harmony? हाँ, एक्चुअली हाँ जी, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो 4 लोग एक टीम में शामिल हैं, उन चारों लोगों की थिंकिंग डिफरेंट है। 4 लोग अलग-अलग तरह से जब सोच रहे हैं, तो उनमें आपस में क्लैश होना, यानी विचारों का क्लैश होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई टीम बनाएँ, तो अपने एक जैसे विचार वाले लोगों को उनमें रखें। आपको ये पता है कि जब एनजीओ कोई भी फॉर्म करते हैं या कोई सोसाइटी हम फॉर्म करते हैं, तो उसमें साफ-साफ लिखा है कि एक जैसी विचारधारा वाले लोग एक साथ मिलकर कोई कमेटी या कोई सोसाइटी को फॉर्म करें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जब भी आपके कॉलेज में कोई टीम बने किसी काम के लिए, तो टीम बनाने वालों को भी देखना है कि एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को एक साथ रखना है। वैसे हमारे प्रजातंत्र में हमारी जब सरकार बनती है, तब भी आप देखते हैं कि सरकार में मंत्री एक दूसरे की बात को, ये ठीक है कि एक प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसी प्रकार से यदि आप टीम बना रहे हैं और टीम में इस तरह के डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले टीम में एक नेता होना चाहिए, टीम का एक लीडर होना चाहिए और सब लोगों को उस लीडर की बात को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस अपनी देनी चाहिए कि हाँ, अगर हमारे बीच में कोई क्लैश होगा तो फाइनल डिसीजन जो ये देंगे उसे हम मानेंगे। तो इस तरह की बात यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे समाधान तक जा सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं अपनी टीम के माध्यम से। और कोई चैलेंजेस टीम डिस्कशन में अगर आपको आते हो तो? मीनाक्षी, कोई और प्रश्न है? जी मैम, अगला प्रश्न प्रीति मैम के लिए है। पूर्वा पूछ रही है कि मैम, देयर आर several challenges that we young women face. Ma'am, would you like to advise us something for dealing with relationship challenges? Absolutely, absolutely. बिल्कुल, और खास करके रिलेशनशिप एक बहुत अमेजिंग और नेचुरल बिल्कुल एक मुद्दा है जो हमारी टीनेज से ही शुरू हो जाता है। और रिलेशनशिप कई तरह के होते हैं। रिलेशनशिप आपस में फ्रेंड्स के होते हैं, फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं, फिर उसके बाद एक ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप होते हैं जो बहुत जरूरी हैं होने आजकल के संदर्भ में। बट इसमें आपको एक चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है, एंड ये सब लड़कियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रही हूं कि अपने आप को किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं बन जाना है, बनने देना नहीं है। हम लेडीज हैं, हम लड़कियां हैं, हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली आपके यंग एज में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और हम बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग भी एकदम से हो जाते हैं। हम विश्वास करने लगते हैं। दो मीठी बातें हमसे कोई कहे तो हमें लगता है कि यही हमारा सेवियर है, यही हमें बचाएगा, और हम उसके ऊपर पूरी तरीके से बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं।
एक ढंग से विश्वास करना अच्छा है, लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए आप लोगों को और खास करके यंग लड़कियों को अपने आप को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। अपना सेल्फ डिफेंस मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। सेल्फ डिफेंस के लिए एक आध चीज अपने पास जरूर रखिए। अपनी व्हाइट केन फोल्डेड ही क्यों ना हो, अपना पेपर स्प्रे क्यों ना हो, तो ये सब चीजें अपने छुपा के रखिए अपने पास। पर उससे भी ज्यादा अपने आप को संभाल के रखिए। अपना हर मतलब हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली हम सब कुछ शेयर कर देते हैं, अपने अच्छा बुरा सब हम अपने पार्टनर के साथ। हमें लगता है कि हम जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है वही हमारा सब कुछ हो गया, और वहां पे जाके हमें ये सोचना है कि हम तो कर रहे हैं, क्या वो सामने वाला भी हमारे साथ इतना कुछ शेयर कर रहा है। धीमे धीमे वे वॉच, और अपने आप को उस हद तक मत ले जाएं जहां पे आपको इतना ज्यादा इमोशनल या फिजिकल डैमेज हो। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत लाइफ है रिलेशनशिप को पक्का होने के लिए, ठीक है। इसको धीरे धीरे मैं ये नहीं कहती आप रिलेशनशिप मत करिए, वो गलत बात है, नहीं तो आप सीखेंगे कैसे। धीरे धीरे उसको ग्रो होने दीजिए और देखिए कहाँ तक जाता है, उसमें कितना दम है। आपकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, आपके इरादे भी बदलेंगे, आपके इंटरेस्ट भी बदलेंगे, सामने वाले की भी बदलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ग्रोथ प्रोसेस से जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से जाइए और इतना ज्यादा गहरा मत हो जाइए, ताकि एंड ऑफ द डे फिर हम लड़कियों को ही उसमें नुकसान होता है। एक तो मैं ये बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर कोई रिलेशनशिप खराब आपको लग रहा है, उसमें कोई भी नेगेटिव बात है, कोई रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कोई भी नेगेटिव बात, आपको कोई भी चीज है वो अच्छी नहीं लग रही है, तो वो आपके लिए एक सिग्नल है, आपके लिए वो एक इशारा है कि इस चीज को मुझे होल्ड करना है, इस पे मुझे ध्यान देना है। और इसको नेगेटिव, जरा सा भी नेगेटिव हो, जरा सा भी नकारात्मक हो, तो उसको धीरे धीरे पीछे हो जाइए। एकदम से भागने की भी जरूरत नहीं है, कई बार वो नहीं ठीक होता, लेकिन एक भी पॉइंट अगर नेगेटिव लगे उस रिलेशनशिप में तो उसको आगे बढ़ाने की कतई ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक नुक्स मेरे में है, इसमें है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और अगर रिलेशनशिप बिगड़ गया है तो प्यार से और बहुत सभ्य तरीके से आप पीछे हो जाएं। उसके बाद आपको पेन जरूर होगा, उसके बाद आपको दुख जरूर होगा, उसमें आपका हर्ट जरूर होगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेगा, ये मेरी गारंटी है, कुछ समय के लिए रहेगा। और आपको ये अपने आप को बताना है कि जो बीत गई सो बात गई, एक सीखने को मिला, कुछ दिन अच्छे बीते, लेकिन उससे कोई शिक्षा लो और अगली बार आगे बढ़ने की जरूर सोचो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। और मन, लास्ट थिंग, मैं थोड़ा सा लंबा हो गया जवाब, लेकिन मैं ये मौका मिला है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मन और थॉट्स, सोच और आपकी वैल्यूज जरूर मैच करनी चाहिए काफी हद तक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी और कुछ मैटर नहीं करता, कौन सी कहाँ से कोई रिलीजन है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, वो नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कोई फायदा ना उठाए, आपका मन और आपकी सोच और आपकी वैल्यूज मैच ना करें, तो धीमे से पीछे हो जाए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन पूर्वा। मीनाक्षी, कोई और प्रश्न? थैंक यू मैम। जी मैम, अगला प्रश्न है कि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हमारे अंदर बहुत पेशेंस होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंस ही रखे रह जाते हैं और समय बीत जाता है, तो हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करें? संगीता जी, आप इसको एडजस्ट करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, समय का ध्यान तो रखना ही है, इतना पेशेंस भी नहीं रखना है कि आपका समय निकल जाए। आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है ये आपको बहुत जल्दी सोच लेना चाहिए
और यदि आप इस काम को करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं तो उसमें आप अपने पेरेंट्स की, अपने गुरुओं की, अपने मित्रों की सहायता लें, उनकी सलाह लें। उनकी सलाह से ये तो आप निश्चित अवश्य कर लें कि आप क्या कर सकती हैं और आपको करना क्या है, क्योंकि आजकल बहुत सारे विकल्प हैं और हर प्रकार के लोगों के लिए, हर प्रकार की रुचि के लोगों के लिए हर तरह के काम उपलब्ध हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप पेशेंस ज्यादा रख रहे हैं तो इसका ये भी मतलब है, या आपको काम नहीं मिल रहा है, कि इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि समाजीकरण, आपका सोशलाइजेशन शायद कम है। कुछ ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा कैरियर काउंसलिंग वगैरह लें, जिससे कि समय न निकले और समय रहते आप कुछ ना कुछ अपने लिए अवश्य सोच सके अपनी रुचि के अनुसार। आप जरूर कैरियर काउंसलिंग लें और तभी आप ये कर पाएंगे। और जीवन में कुछ करने के लिए आपको हमेशा सावधान तो रहना ही चाहिए और क्रियाशील भी रहना चाहिए। मीनाक्षी। थैंक यू मैम। अगला प्रश्न प्रीति मैम के लिए है। मुकेश जी पूछ रहे हैं कि मैम, आई एम सो एजुकेटेड एंड इन माय 30s but could not get a job. I am trying continuously but I have not received any appropriate response. What should I do? I am a locomotor disabled person. Okay. So thank you very much मुकेश। आपने बहुत एक कॉमन सवाल है ये सिर्फ मुकेश आपका सवाल नहीं है। ये देखा गया है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो फिर भी कुछ रिजर्वेशन के कारणों से मिल जाती हैं विकलांगों को, बट प्राइवेट सेक्टर में अभी भी इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जॉब्स डिसेबल्ड के लिए, विकलांगों के लिए जॉब्स की बहुत कमी है। आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपको है तो आपके चांसेस विजुअली इम्पेयर्ड से ज्यादा अच्छे हैं, तो आप जरूर कोशिश करते रहिए। आप जरूर अपना रेज्यूमे मेरे से भी शेयर कर दीजिएगा ईमेल पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे। मेरा सारी डिटेल्स हैं आपके पूर्वा के पास भी है और डॉक्टर चंदा के पास भी है। आप जरूर मेरे को मेल कर दीजिएगा। पर मैं आपको जो रियलिटी है उसको मैं बता देती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत अभी भी रिजर्वेशन है, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि डिसेबिलिटी को इंक्लूड करें। तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद भी काम कर रही हूँ, पर बहुत ज्यादा कामयाबी अभी नहीं मिली। हाउएवर आपके लिए अपना कुछ छोटा मोटा भी शुरुआत करनी इज द बेस्ट वे आउट, बिकॉज वही बात है, पेशेंट्स कब तक वेट करेंगे। तो कुछ भी छोटा मोटा आप अपना माइंड अप्लाई करिए कि आप क्या करना चाहेंगे, तो अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ना कोई चीज आप साथ में लॉन्च करिए और उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा विकल्प है। मीनाक्षी, कोई और प्रश्न? थैंक यू मैम। तो और अगर पास कोई प्रश्न उसमें डाल सकते हैं। मीनाक्षी की आवाज कट रही है। मीनाक्षी, आपकी आवाज कट रही है। प्रश्न है क्या कोई? आप पार्टिसिपेंट में थे, कोई सीधे और नहीं है? नहीं है, समझ आ गया। अब क्योंकि आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर